शिवराज जी आप तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर से देख रहे थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और नागरिकता कानून पर ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप जानते हैं नागरिकता कानून को लेकर के बीजेपी ने ये तय किया है कि वो 3 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगी और साथ साथ जो है देश भर में जो है करीब करीब सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ताकि लोगों को नागरिकता कानून का सच बताया जा सके। उसी कड़ी का एक हिस्सा था। शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे नागरिकता कानून जो है वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं। कोई भी इसको लेकर के इस तरह की गलतफहमी में ना रहे। मुस्लिम भाइयों से वो कह रहे थे कि दरअसल इसमें किसी चीज में ना फंसे, किसी के बहकावे में ना आए। इस तरह की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और हम झारखंड के जो चुनाव रुझान आ रहे हैं उन पर बने हुए हमारे साथ दुष्यंत नागर जी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और साथ साथ कांग्रेस समर्थक भी हैं। तो पहले अब दुष्यंत जी, कांग्रेस मुख्यालय में लड्डू वड्डू बट रहे थे, लड्डू खा के आए हैं कि आप अभी? नहीं सर, मैं तो लड्डू खाए आ गए हैं आप? मैं तो सीधा ही आया हूँ। आप सीधा आया। चलिए, अभी आपने लड्डू खाए नहीं है लेकिन लड्डू बटने शुरू हो गए। बता दूं नागर जी डबल हो गई है टैली कांग्रेस की। ये कांग्रेस की वजह से हुआ है या फिर पिगी बैंक जो कांग्रेस करता आया है बाकी रीजनल पार्टीज में, इस बार जेएमएम पे पिगी बैंक किया, उसका नतीजा है? अब देखिए, विश्लेषण तो अपने अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के बाद जिस प्रकार से लक्ष्यों को परिवर्तन किया है केंद्र सरकार ने, और वहाँ राज्य सरकार की जो लीडरशिप थी उनकी एंटी इनकम्बेंसी, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से वहाँ एक अलायंस बनाया है, अच्छा अलायंस बनाया है, अच्छे युवाओं को टिकट दिए हैं, तो उन सब का ये मिला जुला असर है, मिला जुला परिणाम है। मिला जुला परिणाम है। बहरहाल चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से शाहनवाज हुसैन जी भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहनवाज जी, एक साल में लग रहा है कि 5वां राज्य बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है। क्या कहेंगे? चिंता की लकीरें आपके माथे पर दिख रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, चिंता की बात नहीं है। हम तो जब चुनाव में जानते हैं तो जनता का जो जनादेश होता है उस जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमने झारखंड के विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 5 साल हमारी केंद्र और राज्य की सारी योजना अगर कहीं ज़मीन पे उतरी तो वो झारखंड के अंदर उतरी, और वहाँ पर रघुवर दास जी के नेतृत्व में हमने अच्छा काम किया। हमें 34% वोट तो मिल रहा है, लेकिन सीटें वैसी हमें नहीं मिलती हुई दिख रही जी। जो थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन जब फाइनल टैली आएगी तो हमें उम्मीद है कि कई जगह बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है, और इन कांटे के मुकाबले में हम अपनी टैली को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ये हम ज़रूर चिंता करेंगे कि आखिर क्या वजह रही। स्थानीय स्तर पर विधायक कैंडिडेट के स्तर पर या राज्य के स्तर पर कई बार हो जाती है। एक मिनट आप शाहनवाज जी आते हैं आपके पास। शाहनवाज जी, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि रघुवर दास जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाददाताओं से बात कर रहे हैं रांची में। सीधा 1 मिनट वहां ले चलते हैं, लौट रहे हैं आपके पास। जो एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट हुआ, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। तो कमी कहाँ रह गई अभी आपको क्या लगता है? नहीं, अब जब पूरे रिजल्ट आने के बाद ही समीक्षा करेंगे सर। 65 पार का अभी मैं कमी बेसी पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नहीं, पहले बात इस तरह सुनो। अभी हार्डली 3rd राउंड ही चल रहा है पूरे राज्य में, और उस पर अभी आकलन करना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, मैं कोई कमेंट करना चाहूँ से बात, मैं अब इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आत्मविश्वास होगा कि आप जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। सर, क्या लग रहा है झारखंड में संजू का एक फैक्टर है सर, बड़ा ब्रेव फेस दिखाया है अभी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, अभी सरकार भी बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो विरोधी वोट थे वो कंसोलिडेट हो गए हैं, ये वो कह रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़ा ब्रेव फेस अभी भी दिखाया है। तो शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, आपके पास, माफ कीजिएगा, शाहनवाज जी अभी हमारे साथ नहीं रहे, कोशिश करेंगे उनको फिर से हमारे साथ से जोड़ें। लेकिन बीजेपी आश्वस्त दिख रही है अभी भी। क्या कहेंगे दुष्यंत जी, बीजेपी के आश्वासन और जो रघुवर दास कह रहे थे? देखिए, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में
फर्क है। उनको चिंता तो है, चिंता की स्थिति तो टैली को देख के बन रही है और परिणाम गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। शिशिर जी, आप कुछ बॉडी लैंग्वेज से पढ़ पा रहे थे उनकी, क्योंकि उनके शब्द और बॉडी लैंग्वेज क्या मिसमैच कर रहे थे, कह सकते हैं? बिल्कुल, वो एक जिसको कहते हैं ना, एक विश्वास वाली बात मुझे दिखी नहीं और मतलब वो सवाल को टालने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बात सही है कि अभी तीसरा या चौथे राउंड का हो रहा है, लेकिन एक ट्रेंड तो काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है और ऐसे में आप सामने आकर के कहते हैं तो जैसा आपने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि एक ब्रेव फेस लेकर के आप आते हैं, लेकिन ब्रेव के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है। अभी भी ऐसी हैं, मार्जिन सीटें हैं जहां 1000 का 5000 के बीच जो है अप डाउन चल रहा है। अभी काउंटिंग चल रही है इस तरह की और 10 सीटें ऐसी हैं और शायद अगर यहाँ पर कुछ उलटफेर होता है तो फिर बाजी एकदम से पलट भी सकती है। देखिए, एक या दो वोट का भी फर्क पड़ता है और इन छोटे राज्यों में कई ऐसे नतीजे भी आए हैं जहां पर 10 वोट या 5 वोट से भी फैसले हुए हैं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ में एक लगातार जो है अप डाउन चलता रहा और 5 बजे जाके पता चला, दिन तक यही लग रहा था कि बीजेपी वहां हार रही है, लेकिन उसके बाद वहां पर बिल्कुल ये वाले छत्तीसगढ़ सीपी ठाकुर जी हारे थे 1 वोट से, ये भी हमें याद है राजस्थान में एक समय पे। नागर जी, अभी हम देख रहे हैं जो टैली है वो 39 के करीब हो गई है महागठबंधन की। अब वो अगर 41 तक पहुंचती भी है तो भी बस मेजोरिटी मार्क होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो अलायंस है वो बात कर रही है इनसे, जेवीएमपी से और आजसू से, और क्या ये पार्टी ज्वाइन करने को तैयार होंगी सरकार? बीएसपी के भी शायद 2 सीटों पे बढ़त है। अच्छा। बीएसपी भी सहयोगी हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो बाकी लग रहा है कि हाँ, जेएमएम कांग्रेस वो जाएंगी कुछ और अन्य का भी अगर आप देखें तो 3 है वो आंकड़े हैं, वो 3 को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि अन्य में 4 दिखा रहे हैं, 4 दिखा रहे हैं। उसमें बीएसपी भी शामिल है, दो बीएसपी, उसमें 2 निर्दलीय हैं और 2 बीएसपी के हैं। तो जो 2 निर्दलीय हैं वो मुझे लगता है कि वो और बीएसपी भी दोनों, ये चारों जो हैं आप समझ सकते हैं कि वो महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। शिशिर जी, जो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है रघुवर दास जो अभी आए बिना कारण तो नहीं आए होंगे, भले उनकी अभी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वहां पर कुछ और बीजेपी को कुछ पार्टियों से सहयोग लेना पड़ा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले शायद बाकी जो सहयोग देने वाले हैं उनकी पहली शर्त होगी कि मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास को हटाया जाए। तो यह जरूर हो सकता है रघुवर दास के जो कंधे झुके हुए हैं वो ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि अगर हम जो 39 का आंकड़ा देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये 41 नहीं पहुंचा, 39 पर रुक गई, अगर ये 41 नहीं पहुंचा तो इसका मतलब खेल खुला हुआ है, क्योंकि बीएसपी हम कह रहे हैं कि 2 सीटें हैं, लेकिन जो छोटी पार्टी है जहां 2-2 सीटें होती हैं, हमने राजस्थान में भी देखा किस तरह से वहां पर बीएसपी के पूरे पार्टी जो है पूरी शिफ्ट कर गई। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, अगर 39 पे रुकती हैं तो इसका मतलब अभी खेल खुला हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास आते और कहते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं कही मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उन्होंने कहा हम बनाएंगे सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये नहीं, देखिए छोटे दल और अदर्स किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं, वही मैं कह रहा हूं। और मरांडी साहब का भी आप नंबर देख लीजिए, उनका भी आप उनको इग्नोर मत करिए। नहीं, मैं इग्नोर बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं, बाबूलाल मरांडी, आजसू और अन्य जो हैं, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है 5-4-9 और 7-7 5-4-9 और 4-13, ये जो 13 का फैक्टर है ये बड़ा फिर इंपॉर्टेंट होगा। अभी मुनमुन कह रही थी, अभी जो आंकड़े आ रहे थे उसमें मुनमुन कह रही थी कि ये इररिलेवेंट हो सकते हैं क्या, लेकिन अगर ये आंकड़ा 13 तक पहुंचता है तो इसका मतलब ये किंग मेकर होंगे। लेकिन अशोक जी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रीपोल अलायंस वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रीपोल अलायंस आप राज्यपाल के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं प्रीपोल अलायंस अगर बहुमत से 2 भी कम रहता है तो सवाल ये है कि इस पर खेल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि पहला हक अगर आप कहेंगे तो प्रीपोल अलायंस का, अगर मैं संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चलूं। नागर जी, ये बताइए कि अब 2 चॉइसेस हो जाएंगी अगर ये अभी भी हंग वर्डिक्ट रहता है। आजसू के पास भी 2 चॉइसेस हैं और इनके जेवीएमपी के पास भी 2 चॉइसेस हैं। आजसू हमने देखा है हमेशा किसी ना किसी हर सरकार में रही है, लेकिन ये भी सच है कि आजसू महतो वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है जो एंटी ट्राइबल है, तो शायद जेएमएम के साथ जाना ना इतना पसंद करे। और दूसरी बात यह है कि ये जो बाबूलाल मारंडी है उनकी पार्टी ऑलरेडी 2 फाड़ हो चुकी है, 6 विधायक उनके पहले जा चुके हैं, तो उनको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है शायद भाजपा के साथ जाने में। आप क्या सोचते हैं कि ये कहीं भी चले जाएंगे या इनका कोई स्टैंड होगा?
शायद हेमंत सोरेन की लीडरशिप में जो गठबंधन का है उधर इनका झुकाव हो सकता है। लेकिन दूसरी ये भी चीज देख सकते हैं हम कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने लीडर चेंज किया और किसी नए लीडर को लेके आए तो, लेकिन अभी तक तो हमने नहीं देखा कि भाजपा अपने लीडर चेंज करती है, क्योंकि खट्टर जी भी रहे। उस परिस्थिति में फिर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। लेकिन एक फैक्टर और है जब हम कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, जेएमएम भले ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, लेकिन हम इससे नहीं इनकार कर सकते कि जेएमएम के अपने गढ़ और खुद हेमंत सोरेन जो है वो मुश्किल में है। हेमंत सोरेन जो है 1 सीट से पीछे चल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी जो भाभी हैं वो भी सीट पीछे चल रही हैं, हेमंत सोरेन की भाभी जो हैं। तो इसका मतलब है कि शिबू सोरेन का जो परिवार है उसकी जो लीडरशिप का इस बार लग रहा था वो उठाव होगा और विपक्ष के नेता बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी एक फैक्टर है। इसलिए शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन को भी अपनी ग्राउंड, अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और जब बार्गेनिंग होगी तो उसमें ये पॉलिटिकल पार्टी इस बात को भी नहीं भूल सकती कि हम किस ऐसे नेता के साथ क्या बार्गेन कर रहे हैं जिसकी अपनी खुद की जमीन सरक गई है। ये चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे साथ इस वक्त शायद जल्दी बीजेपी से हमारे साथ जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम विप्लव बीजेपी के युवा स्पोक्स पर्सन है। जयराम विप्लव, ये देख लिए झामुमो के सीट जो है सीता सोरेन जो है वो पीछे चल रही है जामा से। तो जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हैं। जयराम विप्लव, शुक्रिया आपका। रघुवर दास अभी कह रहे थे कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। नमस्ते नमस्ते जयराम जी। वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं दिखा रहे कि आप जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो है 29 सीटों पर आपकी बढ़त बनी हुई दिख रही है। 29 मतलब सरकार बनाने से बहुत दूर है। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी अगर इसको कहूं तो 29 होता है 9, 2, 11, तो मतलब कहीं ना कहीं 9, 2, 11 हो रही है आपकी सरकार झारखंड से। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभरी है और मत प्रतिशत भी हमें बाकी दलों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मिला है। और अगर आप अभी फाइनल रिजल्ट्स के आंकड़े आने दें तो निश्चित तौर पर आपको भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ कोई कुछ और सहयोगी दलों के साथ आपको सरकार बनती हुई दिखाई देगी। जी, क्या आप जेएमएम के साथ भी जा सकते हैं या फिर आप आजसू, आदर्श और मारांडी के साथ ही रहेंगे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जा रहे। लोग हमारी विचारधारा के साथ आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व के साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़े दल के रूप में वहां पर जनता का जनादेश हमें मिला है। अन्य दलों के बीच में क्या कोई बातचीत नहीं चल रही है? देखिए, लोकतंत्र में संवाद तो चलता ही रहता है और आज परिणाम का दिन है तो निश्चित रूप से सभी के साथ संवाद है हमारा। इस संवाद मतलब आप खुलकर बताइए। मुझे अशोक जी एक चीज देख करके हैरानी हो रही है। नहीं विप्लव जी, खुलकर बताइए ना नंबर की पार्टी के समर्थक क्यों इतने उत्साहित हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? फिर से दोहराएंगे। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि तीसरे नंबर की पार्टी के समर्थक क्यों अति उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। भाई तीसरे नंबर की पार्टी नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हैं। हमें तो पता है आप बिल्कुल गवर्नर को उसी प्रकार से अपमानित करवाएंगे जैसे महाराष्ट्र में करवाया, कर्नाटका में करवाया। और हम लोगों को तो आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से ही महाराष्ट्र में जो आपने सरकार बनाई वो काफी संवैधानिक तरीके से बनी है। रात के 12 बजे आपने जिस प्रकार से राज्य भवन का दुरुपयोग किया रहे थे और फडणवीस साहब को आपने शपथ दिलाई, दोनों एक जो जनमत मिला 161 का उसका आपने अपहरण कर लिया। आपने तो का पूरा अस्तबल ही चुरा लिया था। एक मिनट जयराम जी, एक एक करके दोनों बोले। आपके घोड़े खुल के आ गए, चुराया नहीं। चलिए, आपने उनको खाद पानी नहीं दिया तो वो खुल के इधर आ गए, दूसरे अस्तबल में आ गए। लेकिन जनता को भी इस तरह के परिणामों के बाद ये आत्म मंथन करना पड़ रहा है और जनता भी आगे सोचेगी कि ये गठबंधन की राजनीति क्या ठीक है और क्या गठबंधन करने से पहले हमें दलों को एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर लेना होगा कि वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये उनको वादा पूरा नहीं किया का चरित्र खुलकर सामने आया। आपने ठाकरे जी से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र से बाहर निकले क्योंकि अभी झारखंड में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा वो, लेकिन नहीं, जयराम जी सुनिए, मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र को अभी छोड़ दे पीछे, महाराष्ट्र पे फिर चर्चा कर लेंगे। अभी झारखंड पे हम बने रहे कि झारखंड में क्या है। आपने अभी कहा कि अन्य पार्टियां हमारे साथ आएंगी। मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि क्या अन्य पार्टियों से संपर्क में क्या बातचीत, क्योंकि ये अपुष्ट सूत्रों से खबरें आ रही हैं
कि लगातार जो है बातचीत जो है हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? बाबूलाल मरांडी जो एक टाइम में बीजेपी के नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, पार्टी छोड़ के चले गए, क्या ऐसे नेताओं से बातचीत चल रही है क्या अभी? देखिए अशोक जी, लोकतंत्र में हमारा सबके साथ संवाद कायम है, बातचीत भी होगी और अभी तो फाइनल आने दीजिए, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी या खुद अपने दम पर सरकार बनती हुई दिखाई देगी। जी सडन कॉन्फिडेंस आ गया है भाजपा में। रघुवर दास जी ने भी कहा, आपके भी वक्तव्यों से यही लग रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस है आप में, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी रघुवर दास जी की और उनकी कथनी में तो काफी फर्क था। क्या वो जाएंगे, सरकार रहेगी? ये कॉन्फिडेंस तो जनता देती है ना। जनता ने जब सबसे बड़े दल के रूप में हमें जनमत दिया तो निश्चित रूप से हमें एक आत्मबल मिलता है, मजबूती मिलती है। और हम तो जनता की सेवा के लिए आए हैं, अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में गए थे। विप्लव जी, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो सिरोधार्य है। विप्लव जी, ये तो मानेंगे आप कि अगर कोई आपको समर्थन देगा जो आपके साथ नहीं था तो गिव एंड टेक होगा, तो क्या भाजपा रघुवर दास को एज सीएम चॉइस सैक्रिफाइस करने को तैयार होगी उस स्थिति में? यदि ये कंडीशन होती है, गिव एंड टेक क्या होगा? अगर कोई आता है तो सरकार में उनकी भागीदारी होगी जैसे बाकी लोगों की भागीदारी होगी। जी एक मिनट दुष्यंत जी, क्या बात है? विप्लव जी दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी मिलेगा। हाँ विप्लव जी, दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमेशा आघात पहुंचाती रही है और ऐसा हमें बिल्कुल आशा है कि यहाँ भी ये लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का प्रयास कर सकते हैं। विप्लव जी वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार करने का प्रयास हो सकता है। आप अपना इतिहास नहीं देखते, जब उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। गोवा में किसने किया? कौन बड़ी पार्टी ने? बोलने दीजिए फिर आपको मैं सरकारें गिराई हैं। किस प्रकार से राज्यों की सरकारें गिराई हैं। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने शासनकाल में 56 बार राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया। ठीक है, मतलब लोकतंत्र कहाँ गया था? ठीक है, दामन किसी का भी 1975 की काली रात याद कर लीजिए सर। एक मिनट, दामन किसी का भी साफ नहीं है इस मामले में, ये बात तो तय है कि किसी का भी दामन साफ नहीं है। जब जो सरकार होती है वो राज्यपाल के जरिए जो है कैसे कैसे खेल करती है, ये सब पार्टियों का हमने इतिहास देखा है। लेकिन एक बार सुन लेते हैं रघुवर दास जो हैं, एक बार फिर सुन लेते हैं रघुवर दास ने क्या कहा आपसे कुछ देर पहले जब वो मीडिया के सामने आया। बने रहेगा विप्लव जी, मैं आता हूं 1 मिनट, जरा एक बार सुन लेते हैं रघुवर दास को। अभी 2-3 राउंड ही हुआ, अभी 16 राउंड 18 राउंड हो गए। 20 ऐसे सीट हैं जो 1000, 1500, 2000 मार्जिन से है, इसलिए अभी रुझान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं है। मैं शाम में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। शाम को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। रघुवर दास ने कहा अभी शुरुआती रुझान है और अभी 18 राउंड की टोटल जो है वो कह रहे हैं कि काउंटिंग होनी है, इसलिए अभी मैं इस प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन हमने सुना था वो कह रहे थे कि सरकार हमारी ही बनेगी इस बात को लेकर। विप्लव जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस स्थिति में अगर आप न्यूट्रल तरीके से देखें तो आपको क्या लगता है कि गवर्नर को किसको बुलाना चाहिए? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए या फिर अलायंस जो सबसे आगे है, प्रीपोल अलायंस, उसको बुलाना चाहिए? देखिए, ये तो माननीय गवर्नर जी के विवेक पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अगर बुलाया जाएगा तो भाजपा को बुलाया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जो गठबंधन अपने विधायकों की सूची उनके समर्थन के साथ, सहमति के साथ, उनके हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करेगा, उनको बुलाया जाए। ये तो उनके विशेषाधिकार का मामला है और उनके विवेक पर निर्भर करता है। नागर जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, महाराष्ट्र में तो इन्होंने फर्जी सूची दे दी थी, राजभवन को गुमराह करने का प्रयास किया बीजेपी ने, सिग्नेचर कराए थे, हस्ताक्षर थे उपस्थिति के और उनको लगा दिए। तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सम्मानित गवर्नर साहब जो चुनाव पूर्व का गठबंधन है उसको आमंत्रित करेंगे। लेकिन एक बात इसमें एक फैक्टर और भी होता है कि राज्यपाल को यह भी देखना होता है स्थिर सरकार कौन दे सकता है। अगर मान लीजिए मैं अभी हाइपोथेटिकली कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये आंकड़ा जो है 39 पर अटका रहता है तो कम से कम समर्थन की
चिट्ठी तो शायद मांग ही ले राष्ट्रपति की, बताइए। बिल्कुल, आपको बिल्कुल मांग आपको सकते 2 हैं। या 3 4 कौन से विधायक है जो आपको समर्थन जी, दे रहे हैं? उस परिस्थिति में अन्य में मुझे लगता है कि अन्य की पहली चॉइस गठबंधन की सरकार ठीक है, रहेगी। उस परिस्थिति में गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन जयराम विप्लव, बीजेपी बार बार कह रही है कि अभी ये शुरुआती रुझान है। लेकिन मैं सिर्फ एक आखिरी बात जयराम, आपसे विदा लेने से पहले एक आखिरी बात जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर जो ये अभी मुख्यमंत्री ने एक बात और कही थी रघुवर दास ने, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का वोट था, जो बीजेपी के खिलाफ वोट था, वो कंसोलिडेट हो गया। क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी चूक हो गई? अगर बीजेपी तमाम सहयोगियों के साथ, एलजेपी या फिर जेडीयू तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ती, आजसू के साथ मिलकर लड़ती, तो शायद जो है वो स्थिति कुछ और होती इस वक्त। देखिए, हम परिस्थितियों का अनुमान लगाते हैं और भविष्य का भी अनुमान ही लगा सकते हैं। एक अनुमान के आधार पर ही पार्टी ने निर्णय लिया होगा कि क्या हमारे लिए क्या उचित है। और दूसरी चीज, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि चुनाव पूर्व वहां हमारा गठबंधन था और गठबंधन का साथी उन दलों के साथ चला गया जिनसे उनका ना तो कोई वैचारिक मेलजोल था, ना वो चुनाव में एक दूसरे के साथ लड़े थे। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। दूसरी चीज, जो अन्य कह रहे थे यहाँ, वो सारे अन्य की पहली चॉइस भाजपा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और वो एक अस्थायी और मजबूत सरकार दे सकती है। साथ ही उस सरकार को केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका भी सहयोग और समर्थन बहुत ही अच्छे से मिलेगा। एक समन्वय रहेगा, एक सहयोग रहेगा, जिसको डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। ठीक है जयराम विप्लव जी, फिलहाल तो संभावनाओं की बात ही चल रही है, तमाम तरह की संभावनाएं। और अभी ये हम फिर कह रहे हैं कि अगले 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, जैसे जैसे ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं बगल में, जो रुझानों का देख रहे हैं, जैसे जैसे वो बदलेगा वैसे वैसे हम तमाम अटकलों पर ही बात करेंगे, लेकिन सही तस्वीर पर भी इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया जयराम विप्लव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी हेडक्वार्टर से जयराम विप्लव जुड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है जिसको हम कह रहे थे, जो रूल आउट पहले हम कर रहे थे, लेकिन अब अगर कांग्रेस और अपने सहयोगियों के साथ 39 सीटों पर आ जाती है और अन्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, तो मैं आपको बताऊं, अभी झारखंड से मेरे एक मित्र का फोन आया था कुछ देर पहले, और जब उनसे इन संभावनाओं पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो तमाम जो अदर्स फैक्टर हैं, अगर इनकी जरूरत पड़ती है महागठबंधन को या बीजेपी को, तो उन्होंने कहा कि फिर राज्य जो है वो 0 हो जाएगा। ये उनके वर्ड थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अस्थिरता, जो राजनीतिक अस्थिरता राज्य के विकास पे असर डालती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि क्या ये इशू बनता है। शिशिर, आपको लगता है कि ये इशू लोगों के लिए चुनाव में कोई मैटर नहीं करता? क्योंकि जब हम देखते हैं इतने सारे छोटे छोटे पार्टियां अलग अलग तरह से 2, 4, 5 सीटें लेकर आती हैं, तो फिर लगता है कि लोग खुद ही अस्थिरता के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही क्या कहिएगा कि एक आयरनी है, एक विडंबना है कि हम इन जब छोटी पार्टियों को देखते हैं कि वो एक किंग मेकर, मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं और जाहिर सी बात है कि वो अपनी कीमत लगाना शुरू कर देते हैं। जब कीमत लगाने की बारी आती है तो विकास नीचे चला ही जाता है। और मैंने जैसा आपसे एक बार कहा था कि 19 साल हो चुके हैं सरकार के गठन को, इस राज्य के गठन को, और हमने काफी ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखा है। आखिरकार राज्य में जितनी विकास की, और इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने थे वो आज विकास के दूसरे पैमानों पे पहुंच गए, क्योंकि वहां स्थिरता रही, राजनीतिक स्थिरता। उत्तराखंड ज्यादा बेहतर स्थिति में है, छत्तीसगढ़ अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा, लेकिन उत्तराखंड निश्चित तौर पर काफी आगे बढ़ा है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग देखे, माइंस एंड मिनरल्स देखे, ऑटोमोटिव का देखे, स्टील का देखे, ये सारी चीजें वहां पर है। आपको क्या चाहिए? एक स्थिर सरकार चाहिए। लेबर फोर्स वहां पे काफी है, एक अच्छा चीप लेबर फोर्स आपके पास अवेलेबल है। कुछ समय पहले वहां पर इन्वेस्टर समिट हुआ था, तमाम देश के उद्योगपति जुटे थे और उन्होंने उस राज्य में पैसा लगाने की बात कही थी। लेकिन जब इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि कोई छोटी पार्टी अपने तरीके से बार्गेनिंग करने में आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर विकास पे उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक दुर्भाग्य है। जी नागर जी, आप अभी कह रहे थे कि भाजपा ने क्या किया महाराष्ट्र में, लेकिन आप भी तो अपने जो नेता हैं उनको नहीं रोक पाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ज्वाइन कर लेता है महाराष्ट्र में भाजपा। गोवा में हम देखते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ नियरली पूरी पार्टी ज्वाइन कर लेती है भाजपा। तो ये भी तो इनफाइटिंग जो है, ये भी इस बार भी देखने को मिला झारखंड में। उसमें देखिए ना, अक्सर केंद्रीय एजेंसी को खास करके ईडी और आईटी का दुरुपयोग किया गया है
आप इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी देखिए, वहाँ पे ओपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ पहले ईडी की जांच चलती है और फिर उनको ज्वाइन करा लिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा उनका रवैया अमर्यादित रहा लेकिन है। ये क्या आप ये कांग्रेस के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, मैं झारखंड की बात चल रही है तो ये भी याद दिला दूं, झारखंड में आपने एक निर्दलीय जो थे, एक निर्दलीय उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया था, और उन निर्दलीय के क्या क्या उनके साथ क्या क्या कांड जुड़े हुए हैं वो हम नहीं भूल सकते। नहीं, बिल्कुल वो गलत था। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने वो ठीक किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज हमें ये देखना है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी, सरकार बनाने के साथ साथ देश को के लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना भी इनकी नैतिक जिम्मेवारी, उस पे खरा उतरना चाहिए। चलिए इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर फिर चलते हैं। अमन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और साथ साथ कानूनी मामलों के जानकार भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो अमन जी नमस्कार। और पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, तो इस वक्त जो तस्वीर है उस पर जो हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है उस पर आपसे चर्चा करना ज्यादा माकूल रहेगा कि अगर ये रुझान बने रहते हैं और इन रुझानों में अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है और महागठबंधन जो है वो बीजेपी से ज्यादा पर बहुमत से कुछ पीछे रहता है, तो राज्यपाल आखिर किसको निमंत्रण देंगे? चुनाव पूर्व गठबंधन को या फिर सबसे बड़ी पार्टी को? देखिए अशोक जी, ये तो राज्यपाल महोदय का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव, विवेकाधिकार है, पर उन्हें यह देखना होता है कि कौन एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के स्थिति में रहेगा। तो मुझे लगता है जब पूरे परिणाम आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही उस पर कोई ओपिनियन दिया जा सकता है। पर एक बात तो स्पष्ट है अशोक जी कि अभी जो दूरदर्शन पे जो रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पिछले असेंबली, अमन जी बहुमत से काफी पीछे हाँ, है। वो बात मैं मानता हूं, मैं वो उस बात को मान रहा हूं अशोक जी, पर अभी सारे परिणाम आ जाने दें। जो दूसरा गठबंधन अपने आप को कह रहा है वो भी कोई बहुमत तो उसको मिला नहीं है, वो भी बहुमत से पीछे है। तो मुझे लगता है इस परिस्थिति में आपका सवाल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर थोड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद ही इस स्थिति का आकलन करके कहा जा सकता है। और ये बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है। अभी बीजेपी इज इट वेरी मच इन द गेम? Are you in touch with prospective allies like AJSU and Babulal Marandi's party, Jharkhand Vikas Morcha Pradeshantik? Munmun, clearly, as I mentioned to you, BJP is the single largest party. BJP has the highest vote share, and you know, if you go by legal, constitutional mechanisms and morality, even the single largest party, it is you know, it should make best efforts for government formation, but we are yet to come to that stage, so let us not jump the gun. The point that I'm making is that going by the trends which are there presently, which I can see on Doordarshan, BJP is the single largest party, BJP has the highest vote share. Even the other alliance, so-called alliance, they don't have the numbers, or they are not touching the majority mark. In any case, Munmun and Ashok ji, you would know that what has happened in Maharashtra, we all know. Therefore, you know, political parties today are very skeptical about the sanctity of pre-poll alliance. Now, let us see what happens to JMM Congress pre-poll alliance, which was there. But clearly, let us not take it for granted as to they would all stick together or stay together. That still remains to be seen. However, we are confident in ourselves that we would be in a position to form the government when the final results come out. ठीक है अमन जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की, हम उसको लेकर चर्चा कर रहे थे कि अब प्री पोल अलायंस भी महाराष्ट्र के बाद ऐसा लगता है प्री पोल अलायंस भी जो है वो सब सुरक्षित नहीं है। चुनाव के बाद प्री पोल अलायंस पोस्ट पोल अलायंस के रूप में परिवर्तित हो जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, शिशिर यहाँ पर आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे।
हम लगातार बात कर रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितना शानदार प्रदर्शन किया था राज्यों में, वो शानदार प्रदर्शन बीजेपी दोहरा नहीं पा रही, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो है वो आर्थिक जो मुद्दों पर जो है सरकार का प्रदर्शन है, या आर्थिक मुद्दों पर देश जिस तरह से इस वक्त जो है स्ट्रगल कर रहा है, वो सारे कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इस बात को? देखिए अशोक जी, आप अनेक वर्षों से, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुनमुन भी कर रही हैं, आपने एक नहीं अनेक चुनाव देखे हैं, और बाकी भी जो पैनलिस्ट हैं आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से अलग होता है। और अगर आप विधानसभा के चुनाव से कंपेयर करेंगे पिछले विधानसभा के चुनाव से, तो हमारा 5 से 6% वोट शेयर बढ़ रहा है। अगर सेफोलॉजी के टर्म्स में आप इसको कहते हैं तो 5% तो कई बार इलेक्ट्रोल लैंडस्लाइड में रिजल्ट करता है। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बुरा रहा है, ये सर्वथा अनुचित होगा। ये बात हो सकता है कि उनका टैक्टिकल अलायंस कुछ सीटों पे काम कर रहा हो, पर उनका अलायंस रहता भी या नहीं रहता है, पहले ये भी तो देखते हैं। पर अमन सिन्हा जी, जो डिफरेंस है आपके परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में लोकसभा पोल्स में और अभी, वो इतना फर्क है कि आप उस समय 56 या 57 असेंबली सेगमेंट्स पे लीड कर रहे थे, अभी आप 29 पर हैं, और पिछले असेंबली इलेक्शंस में तो 2014 में हुए थे, आपके पास 37 सीट्स थी। तो आप क्या नहीं मानते कि फर्क आया है भाजपा के परफॉर्मेंस पे? और क्या इसलिए आया है कि स्टेट लेवल पे उस तरीके से शायद अपील नहीं रही सरकार की जो केंद्र सरकार की है लोगों के बीच में? देखिए मुनमुन जी, सीट्स जितनी हमारी अपेक्षा थी शायद उस नंबर पे हम लोग नहीं आते हुए दिख रहे हैं अभी के रुझानों के अनुसार, पर फाइनल परिणाम आने का इंतजार किया जाए। पर जहां तक आपका प्रश्न है, आप अगर पिछले असेंबली इलेक्शन से देखें तो हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, कम कहां हो रहा है। 5 से 6% वोट शेयर बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी का इतना वोट शेयर बढ़ा भी होगा। सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारा है और बढ़ भी रहा है। तो किसी तरीके से ये इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि चुनाव परिणाम बड़े खराब रहे, ये तो मुझे लगता है पूरी तरह से अनुचित होगा, और पूरे परिणाम आने दिए जाएं उसके बाद ही उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है। पर अभी भी स्पष्ट रूप से कांग्रेस को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को, किसी को भी या दोनों को साथ में भी मिलके कोई बहुमत आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए पूरे परिणाम आ जाने दीजिए। और ये बात सही है कि जो पार्टी सबसे बड़ी बन के उभरती है, लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो सरकार बनाने के जो है एफर्ट्स करे, और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट्स में, रामेश्वर प्रसाद में ये कह चुका है, इस बात को कह चुका है। तो अब जब फाइनल परिणाम आ जाएंगे तब उस चीज को, उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो काउंटिंग चल रही है और हमें विश्वास है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। अमन जी, जाहिर सी बात है काउंटिंग अभी चल रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जब हमारे सामने एक स्पष्ट रूप से परिणाम हमारे सामने होंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की जो एक पैटर्न है वहां पर झारखंड की राजनीति में हम देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भले ही आपने हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन, भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी, हरियाणा में भी बनी, लेकिन वहां भी लग रहा था कि भाई जाट वोट जो है आपसे छिटक गए और उसके कारण जो है बीजेपी को नुकसान होना पड़ा। क्या यहाँ भी आदिवासी जो है वो अपने आप को सोच रहे थे कि उनको लग रहा था कि बीजेपी ने हमारे लिए इतना नहीं किया? क्या ये एक फैक्टर आप देखते हैं इस चुनाव में? नहीं अशोक जी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कहना उचित होगा। और इस जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, वहाँ पे जितने काम हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए किए गए हैं, इतिहास में किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए होंगे। और झारखंड में भी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा, प्रामाणिक, स्थिर सरकार, विकास से भरपूर सरकार, और सभी वर्गों का, चाहे आदिवासी हो, नॉन आदिवासी हो, किसी भी समुदाय वर्ग विशेष के हों, सभी को ध्यान में रख के काम किया गया। और तभी वो जो पुराने दिन थे, सभी लोग जानते थे, झारखंड प्रतिमूर्ति हो गया था, एक फैमिली फिefdom, या एक परिवार ने उसको अपना आधिपत्य समझ के चलाते थे, और बस करप्शन और इस तरीके के परिवारवाद के आरोप लगते थे। वो सब दिन तो लद गए,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड में बहुत प्रामाणिक और विकास की नीति को अपनाते हुए शासन दिया है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वोट परसेंट जो आप देख रहे हैं कि 6% बढ़ रहा है, वो अपने आप में भी बहुत अप्रत्याशित बात है। Mr. Sinha, is there any party that you will not ally with in a post-poll scenario if you need the numbers? Other than the Congress, is there any party that you will not ally with in a post-poll scenario in case of a hung verdict? No, post-poll scenario will have to be considered post-polls. So let the results come out, Munmun. But certainly our ideological convictions are very clearly known to everybody. But let me also say at the same time, Munmun, that even as on today, AJSU is still in the alliance in the NDA government, which is going on in Jharkhand, and they have not resigned from the government per se. That apart, they did not give any candidate against the Chief Minister, and we also did not give any candidate against Mr. Mahato. So all those things, they remain to be seen. We are still very much there in the picture, we are very much there in the reckoning, and therefore let us await the final results to come. आपने एक important बात कही है अमन जी। Not only are we reckoning, Munmun, Yes. as I reiterate to you that we are the single largest party, we have the highest vote share, and our vote share has grown 6% if you compare it to the past 2014 assembly election. नहीं अमन जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। मैं आपकी बात में से अगर कुछ पढ़ पा रहा हूं तो भाजपा फिलहाल 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, आजसू 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, और ये मिलाकर आंकड़ा पहुंचता है 34 का। तो यानी आपकी अगर बात में मैं कुछ पढ़ पा रहा हूं तो 34 के बाद 41 तक पहुंचने के लिए आपके दरवाजे खुले हैं। जो तमाम पार्टियां, खास करके झारखंड विकास मोर्चा, जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, पहले बीजेपी के ही साथ बीजेपी के नेता थे, 4 सीटें उनको, लेकिन उसके बाद बाकी चीजें देखना पड़ेगा कि कहां से आप बहुमत जुटाते हैं। तो यानी अभी ये स्ट्रगल चल रही है, कैलकुलेशन चल रहा है कि किस तरह से बीजेपी वहां पर, यानी कि प्लान बी जिसको हम सुबह से बात कर रहे थे, एक प्लान ए होता है कि आपकी सरकार बन रही है, आपको क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है, लेकिन अब लगता है बीजेपी में प्लान बी पे काम हो रहा है। नहीं अशोक जी, जहां तक मेरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, 20 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 से कम का मार्जिन है और बीजेपी ट्रेल कर रही है। एक दो हो सकता है ऐसी भी हो जिसमें बीजेपी लीड कर रही हो। तो इन सीटों पे ये जरूर चुनाव का फाइनल परिणाम क्या होता है उसका बहुत असर पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी तो रेकनिंग में है ही, और जब हम सबसे बड़ा दल बन के उभर रहे हैं तो हमारा वैधानिक दायित्व भी बनता है कि जनता ने जो हमें सबसे बड़ा दल बनाया है और बाकी दलों से ज़्यादा हमें जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान रखते हुए सरकार बनाने के एफर्ट्स करें तो उसको कंसिडर किया जाएगा जब परिणाम आ जाते हैं। पर अभी तो परिणाम आ रहे हैं, और जैसा मैंने कहा, अगर इन 20 सीटों में से 5-7 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाती हैं, जिसकी की संभावना है, तो हमारा प्लान ए, प्लान 1 और एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने का प्लान वही स्पष्ट रूप से हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपका प्लान ए, प्लान बी कौन सा काम करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा जब फाइनल फिगर हमारे सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन सिन्हा बीजेपी के जो है प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे इन चुनाव पर। शुक्रिया आपका अमन जी। और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जो है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है अब तक के रुझानों पर और नतीजों पर। सुन लेते हैं गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। जिस तरह के ट्रेंड झारखंड से अभी दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है जब तक पूरे परिणाम निकलेंगे तो वो कोलिशन कांग्रेस की कोलिशन के हक में जाएंगे। So that was leader of opposition. और मुनमुन, अगर आप नोट कर रही थी तो हमने अभी दृश्य जो दिखाए थे, कांग्रेस ऑफिस में लड्डू बट रहे थे। अब जो दृश्य हमने दिखाया उनमें पीछे जो है ढोल बज रहे थे। Yes. तो the celebrations are very much on, but the BJP is saying it's very much in the reckoning. The game is not over. They are very much in the game. Raghubar Das going to the extent of saying that the BJP will be forming the government once again. Our correspondent Ajay Vikram Singh is joining us from the Congress headquarters in Delhi. Ajay, what is
The mood in the Congress we already know by now, because like we've been saying, sweets being distributed, drum beating taking place. But is the Congress also a little worried? Consider that there is a sudden spring in the step in the BJP camp, with BJP leaders saying time and again that they are very much in the reckoning, and they will make sure that this government, their government returns. अजय जी, अजय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि भाजपा में एक एक्साइटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि वो फिर से सरकार बनाएंगे। रघुबर दास जी ये कह चुके हैं। कांग्रेस में तो मिठाइयां बंटनी चालू हो गई हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो क्या स्थिति है? कुछ चिंता हो रही है कांग्रेस में, या फिर वो कॉन्फिडेंट है? जी नहीं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और उनको लग रहा है कि जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर उनके पक्ष में होंगी। ये बात जरूर है कि जो रुझान है उसमें कुछ 1-2 सीटें आगे बढ़ रही हैं, कुछ कम हो रही हैं, लेकिन जो असेसमेंट कांग्रेस और जेएमएम का था वो अंदर का ही असेसमेंट 39 सीट्स का था। इस लिहाज से जो अन्य सहयोगी हैं उनके सहयोगियों के साथ सरकार बन जाएगी, इस बात की उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि ये जनता का मत है। अंतिम क्या स्थितियां होंगी ये तो अभी कोई फिलहाल नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह से टैली हर 10 मिनट 15 मिनट बदल रही है वो बहुत उत्साहजनक इस तरह से नहीं कही जा सकती। लेकिन कांग्रेस के लोग पोस्टरिंग इसी बात की कर रहे हैं कि सरकार निश्चित तौर पर वो बनाएंगे। और जो सहयोगी हैं, सबसे अहम बात यह है कि आरजेडी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसकी जो सीटें हैं, जो जेवीएम है उसकी जो सीटें हैं वो अपने साथ जोड़कर कांग्रेस इस बात की उम्मीद में है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उन्हीं की बनेगी। क्या कांग्रेस के नेता भी बात कर रहे हैं? भाजपा के जो नेता हैं कुछ वो ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो आजसू के लीडर सुदेश महतो या बाकी पार्टियों से शायद टच में हैं, तो क्या ये जो अलायंस है ये भी टच में है? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी आजसू से भी बात कर रहे हैं और जेवीएम से भी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार बनने की जितनी भी संभावनाएं हैं, सभी संभावनाओं पर विचार हो रहा है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा है उसको पार ना हो पाने की स्थिति में कौन किस सहयोगी को अपने साथ ला पाएगा, इस बात के लिए लोगों की नजर रहेगी। लेकिन जेवीएम आरपीएन सिंह कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर, अजय शुक्रिया आपका, लेकिन आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं दरअसल वो ये साफ तौर पर बयान दे चुके हैं कि हम बाकी पार्टियों के टच में हैं। अब इन बाकी पार्टियों में किस किस के टच में हैं, क्या रिस्पांस है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया अजय। विक्रम, हम आपके पास लौटेंगे और बात करेंगे कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में जो हमने देखा कि कांग्रेस बहुत उत्साहित दिख रही है कि उसकी एक और सहयोगियों के साथ, अपने एक सहयोगी के साथ उसकी एक राज्य में सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये आंकड़ा अभी शुरुआती रुझान है, ये बदल सकता है। कितना कांग्रेस की उम्मीदें बरकरार रहेंगी ये फाइनल फिगर पर साबित होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार स्मिता मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। स्मिता, कांग्रेस की जो खुशी है, आपको लग रहा है जल्दबाजी है या फिर अभी कांग्रेस को लग रहा है कि मतलब एक और मौका मिल रहा है कांग्रेस को मिठाई खाने का, जश्न मनाने का? देखिए, चूंकि झारखंड उन प्रदेशों में आता है जहां पे विधानसभा काफी कम सदस्यों की होती है, छोटी विधानसभा 100 से भी नीचे वाली, ऐसी विधानसभाओं में मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि क्योंकि अंतर 2 दलों का या 2 समीकरणों का अंतर बहुत कम होता है, इसीलिए अंत तक जो नतीजे हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि 1-2 सीट से उलटफेर हो सकता है। तो इसीलिए अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलाकर सरकार बनाएंगे आरजेडी या नहीं बनाएंगे, ये हमें अंतिम समय तक पता नहीं चलेगा। कांग्रेस थोड़ा जल्दबाजी कर रही है जश्न की है? नहीं, उनके लिए सेलिब्रेट करने का ये कारण हो सकता है कि कुछ समय पहले तक जहां कांग्रेस बिल्कुल एक ऑप्शन के तौर पे नहीं देखा जा रहा था प्रदेशों में, वहां धीरे धीरे कांग्रेस अपने बल पर तो कहीं नहीं, लेकिन अपने साथी दलों के बल पर एक तरह से फाइट में, रेकनिंग में वो आ रही है और जगह जगह उसको एक विकल्प के तौर पर देखना शुरू किया जा चुका है। इस लिहाज से मैं कहूंगी कि उनके लिए खुशी का कारण हो सकता है। लेकिन झारखंड में सरकार बनने का जो सवाल है अशोक जी, मुझे लगता है कि अगर जो लीडिंग प्री पोल अलायंस का आधार आप देखेंगे तो ये सही है कि इस समय झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस आगे हैं, जिसमें कि लीडिंग पार्टनर तो जेएमएम है, नाम हम भले ही कांग्रेस का
लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, लीडिंग पार्टनर दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो वास्तविक रूप से सेलिब्रेट करने का कारण हेमंत सोरेन के लिए है, जिनको एक समय में काफी उनका नेगेटिव चला गया था ग्राफ जो है, उस लिहाज से continues to trail from Dumka. कैसे मनाएंगे, वो एक सीट पे ट्रेल कर रहे हैं, उनकी भाभी पीछे चल रही है। उनका पारिवारिक जो वो प्रभाव उनके घर में चल रहा है, करीब 10 साल से ये उठापटक परिवार में चल रही है, गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के खानदान में, तो ये तो उसका फॉल आउट है। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम में एक मजबूत विकल्प अभी भी झारखंड में वास्तविक है तो वही है, ये बात सामने आई है। लेकिन अशोक जी क्या होता है कि अब ये मैं ये देखना चाहूंगी कि अंतिम नतीजे कहां पर आकर रुकते हैं, क्योंकि प्री पोल अलायंस और सबसे बड़ा दल, इन दो के बीच का फासला अगर 2-3-4 सीट का रहता है तो फिर ये गवर्नर के लिए तय करना बड़ा ही उलझा हुआ हो जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दल है उसका बेशक क्लेम बनता है कि जनता ने सबसे ज्यादा सीटें हमें दी हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस ये कह सकता है कि भाई हम चुनाव पूर्व गठबंधन है तो हमें मिला है। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन का जो सोच और जो विचार कोर्ट में दिया गया था उसका तो हशर क्या होता है महाराष्ट्र में अभी देख चुके हैं, कुछ ही हफ्तों की बात है। इसीलिए क्लेम दोनों का है, और अगर अंतर दोनों में बहुत कम रहेगा तो फिर दोनों दावा करेंगे। उस समय गवर्नर को एक कंसर्टेड व्यू लेना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्थायी साबित हो सकता है, एक अच्छी सरकार दे सकता है। एक बात मैं अमन सिन्हा जी के जो वक्तव्य था आपके साथ, उनकी चैट जो थी, उससे एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक संकेत मुझे मिलता है। एक तरफ उन्होंने आजसू का नाम लिया, अब आप जानते हैं कि सुदेश महतो जी तो अभी अलग लड़े, अभी तक वो सरकार में थे और केंद्र में एनडीए से अभी भी नहीं हटे हैं, तो ये बहुत ही बार्गेनिंग स्थिति उन्होंने सुदेश महतो जी ने बना रखी है। दूसरी बात जो अमन सिन्हा ने कही, सुदेश महतो का नाम तो उन्होंने आजसू का ले लिया, दूसरा जो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अमन सिन्हा जी ने कहा कि आप जानते हैं, जब मुनमुन उनसे सवाल कर रही थी, आप जानती हैं कि आइडियोलॉजिकल आधार पे हम किसके साथ जा सकते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, ये जो चार्ट है झारखंड के नतीजों का, इसमें अगर आइडियोलॉजी के आधार को आप देखें तो एक ही पार्टी सामने दिखाई देती है बात करने के लायक है, वो है बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी। विकास मोर्चा, पूरा झारखंड और पूरा देश, ये जो भी राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं वो जानते हैं। मुनमुन, लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट everybody in the country and particularly in Jharkhand knows very well that Babulal Marandi ji's differences that happened with the BJP were not at all on ideology. They were completely personalized and individual issues which compelled him to leave the party and chart out a different course. So when Aman Sinha or anybody in the BJP says they will think on ideological basis, then obviously Babulal Marandi's party is a strong option. Does Babulal So again, we come to my earlier point. We have to see where it goes to stop. Fair enough, there are differences and you've pointed them out. You've said that they're personal in nature, not ideological in nature, and this is something which can be overcome. But is Mr. Marandi also facing the threat of a split? He has seen his party being split last time around when he refused to ally with the BJP. Even though BJP and AJSU were in a position to form the government, Babulal Marandi had taken a stand that he will not ally with the BJP. After that, we know what happened. 8 JVMP MLAs, yes, 8 JVMP MLAs were elected and 6 out of 8 went into the BJP. Is there again a threat of a split which is there before Babulal Marandi if he sticks to his guns of not allying with the BJP in any form? Is that question to me? Yeah. Yes. So let me tell you, I would like a little bit into the backdrop because these things will become clear only if we look at them in a hindsight. What I'm trying to say is Babulal ji has been, and it's not for me to comment on Babulal ji's politics, but we have been observing that Babulal Marandi has been extremely rigid in his political approach within the state, even though he is one of the stalwarts of Jharkhand politics and has been around even in the undivided Bihar. And that is why when Jharkhand became a separate state, he was one of the stalwart leaders of the state. He became the chief minister. Even on his issue of his former chief minister, even on the issue of leaving the BJP, walking away from the party, on the issue of those days when efforts were made to resolve differences and get him back into the party fold, he was extremely rigid. Then he evolved his own party, his own politics.
of course, Babulal ji has a very strong influence area, and that is why, I'm sorry, even though he contests alone most of the times, you will find that some people from his banner always manage to get elected. But then again, you know, it's a small Vidhan Sabha, it's a small state, and anybody with 2, 3, 4, 6 parties does not have a political future till you associate or ally with some or the other formation. In the beginning, it was, you see, there was also a time, I remember, when the BJP completely gave up on Babulal Marandi, and they thought that Marandi had finally gone into the Congress-led camp, Congress and JMM. But unki wahan bhi nahi bani. That is because Babulal ji has been following an extremely rigid political approach, and when you cannot be a political party all by yourself, you have to ally with somebody. We see a new political leadership in the BJP now, here in the center, and definitely there are going to be changes in the BJP leadership in Jharkhand also. A new kind of leadership will evolve. So therefore, are you saying that a new leadership is going to evolve in Jharkhand BJP? Yes, I am saying this because I think that Raghuvar Das will have to face the music if the BJP is unable to form government this time. If the BJP does manage to form government, they will have to go with Raghuvar Das as the chief minister, at least for a while, because he is the outgoing chief minister. But if the BJP is unable to form government, I do not see a long road for Raghuvar Das in the BJP. In that situation, if Babulal ji is ready to consider, and I think the BJP, considering the political situation all over the country, may like to, you know, have a fresh round of effort with Babulal Marandi. Because two things have been proven. Number one, Babulal ji has not aligned himself completely with the other camp, the Congress. He has been fighting alone. And secondly, Babulal Marandi is still not a finished force. लेकिन हम लगातार बात ये है कि हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं और जो हमारे सामने आंकड़े आते हैं उसके आधार पे बात करते हैं, और जब हम बातचीत शुरू करते हैं तब तक आंकड़े बदल भी जाते हैं। तो ये खेल कैसे चलेगा इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम ये बातें तमाम कर रहे थे, इस बीच कांग्रेस और उसके सहयोगी जो गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उनकी जो टैली है वो 42 तक पहुंच गई है, यानी कि जो बहुमत के बिल्कुल एक सीट आगे है, तो और बीजेपी की एक सीट कम हो गई है। तो इसलिए अभी इन तमाम संभावनाओं में बहुत सारे खेल हैं, जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के मन में ऐसा लग रहा है, तस्वीर बड़ी साफ है कि हम वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। और एक बार फिर चलते हैं, हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह कांग्रेस मुख्यालय पर हमारे साथ मौजूद है, जुड़ रहे हैं। तो अजय, कांग्रेस एक बार फिर से जो है टैली में आगे निकल गई है, पर क्या कांग्रेस की, अगर मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं, कांग्रेस जहां कहीं भी जा रही है, ठीक है, कांग्रेस को इस बात की खुशी जरूर मिल सकती है कि उसने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या बाकी जगह बात करें, लेकिन तमाम जगह पर कांग्रेस जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी और के कंधे पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। क्या कांग्रेस के नेताओं को यह महसूस हो रहा है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सिकुड़ती जा रही है और वहां से जो ऊपर आना है वो ऊपर आने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है? देखिए अशोक, बिल्कुल अभी जो हमारी पैनलिस्ट कह रही थी एकदम वही बात है कि ये संतोष की बात जरूर हो सकती है कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें बन रही हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सरकार बनाया कांग्रेस ने गठबंधन करके, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी कितनी है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या है ये भी देखना होगा। जहां पर राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस की स्थितियां रहती थी, अब वो एक सहयोगी के तौर पर हर जगह पर है। एक संतोष जरूर किया जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कहीं कहीं पर हटाने में सफल हो रही है, कहीं संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन उसकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हुई दिख रही। हालांकि झारखंड में पिछली बार 6 सीटें थी कांग्रेस की और अभी जो 15 के करीब सीटें आ रही हैं उससे भी कांग्रेस को संतोष हो सकता है, लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस की ही उस पूरे इलाके में सरकार हुआ करती थी। और निश्चित तौर पर जब झारखंड बना उसके बाद जेएमएम के साथ समझौता हुआ, समझौते के बाद हमने देखा जहां जहां कांग्रेस ने समझौता किया, जो सहयोगी पार्टी थी वो बढ़ती गई और कांग्रेस नीचे जाती है। निश्चित तौर पर आपकी बातें सही है। दूसरी बात इसमें एक और कहना चाहूंगा कि जश्न का माहौल अभी भी कांग्रेस के भीतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के केवल अभी 2 नेता
यहाँ पर मौजूद हैं, अंबिका सोनी और गुलाम नबी आज़ाद, और ये दोनों नेता भी कश्मीर के मामले पर मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कोई नेता मौजूद नहीं है। जिस तरह से हारने की भी स्थिति में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहते थे, कम से कम कुछ देर तो पटाखे दगाते थे, लेकिन अभी वो भी स्थिति नहीं है। कुछ एक दो कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी छोटा जश्न बनाकर चले गए। इसके पीछे ये भी वजह है कि अभी 3 बजे कार्यक्रम होना है और सभी नेताओं को ये कहा गया है कि वो राजघाट पहुंचे, इसलिए यहाँ पर बड़े नेता फिलहाल नहीं मौजूद हैं, 2 नेताओं को छोड़कर, और कार्यकर्ता के स्तर पर भी यहाँ लोग नहीं दिख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुख राजघाट की ओर है। लेकिन जब ये जीत निश्चित तौर पर अगर हासिल होती है यहाँ पर, तो वो जो राजघाट का जो कार्यक्रम है, उम्मीद है कांग्रेस को कि वो सफल हो जाएगा, और अगर जीत नहीं मिल पाती है तो उस पर भी असर पड़ेगा। ये अजय, मेरा ये एक सवाल है, 42 का अभी आंकड़ा लग रहा है जो बदलता जा रहा है, लेकिन अभी 42 का लग रहा है, कांग्रेस के पास 13 हैं, तो दूसरे नंबर की पार्टी हुई जेएमएम प्लस में। क्या डिप्टी सीएम की मांग होगी और क्या रामेश्वर उरांव उसमें सबसे आगे होंगे, जो लोहारडागा से आगे चल रहे हैं और पीसीसी अध्यक्ष हैं? जी मुनमुन, अगर इस बारे में बात करें तो जब अलायंस बना था उस समय तक ये कोई बात नहीं थी। कांग्रेस निश्चित तौर पर एक सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रही थी, और इसके पहले भी जब सहयोगी के साथ चुनाव लड़ा गया है तो कोई झारखंड की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री पद की कोई मांग नहीं की गई, और अभी इस बात की कोई न सूचना है और न इस बात की कोई चर्चा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, स्थितियां कैसी बनेंगी ये भी देखना होगा, और कांग्रेस की बात नहीं करना है। अभी हमको देखना है कि जेवीएम की क्या स्थिति होती है। जब फाइनल टैली आएगी तो जेवीएम का अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो जेवीएम एक तरह से किंग मेकर बन के आएगा, उसकी क्या स्थितियां होंगी। दूसरी बात यह है कि जेवीएम से निश्चित तौर पर सरकार पहले भी बनी है कांग्रेस की और जेएमएम मिलकर बनाए हैं, लेकिन एक बात ये भी हमें देखना होगा कि इस बार जब सीट बंटवारा हो रहा था तो दोनों कांग्रेस और जेएमएम और जेवीएम के बीच में तल्खी आई थी, और अंत में जेवीएम ने तय कर लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तब निश्चित तौर पर अंदर में क्या चल रहा है बाबूलाल मरांडी के मन में, ये सब बातें भी देखनी होंगी। और एक एक सीट का महत्व है, अभी 42 सीट है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम 10 मिनट बाद जब हमारा चैट खत्म हो तो वो टैली 40 तक पहुंच जाए। तो ये जो 1-2 सीटों का फर्क है, यही अंतिम समय में फाइनल फिगर की ओर ले जाएगा, और फाइनल फिगर के बाद ही कोई ये कह पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि उनकी बात आजसू से भी चल रही है और उनकी बात जेवीएम से भी चल रही है, और जो अन्य दल जो निर्दलीय हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन जीतता वही है अंत में जो शक्तिशाली बनकर उभरता है, इसीलिए अभी भी हमें इस बात को ठहर कर देखना होगा कि अंत में किसकी टैली बेहतर आती है और कौन ज्यादा शक्तिशाली अपने को साबित कर पाता है। बिल्कुल अजय, आपने ठीक कहा, जो फाइनल टैली है हम चैट करते हैं और टैली बदल जाती है, और उसके बाद सारी संभावनाएं जिन पर हम बात कर रहे होते हैं वो संभावनाएं भी बदल जाती है। इसीलिए फिलहाल तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा कि फाइनल फिगर क्या। और अजय ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि अभी ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत जश्न का माहौल है। अभी जो है नेता वहां पर 1-2 नेता हैं, ज्यादा कोई लोग, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहुत सहज स्थिति कांग्रेस के लिए भी नहीं है। शुक्रिया आपका अजय विक्रम सिंह, हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से अजय विक्रम सिंह जुड़े, वहां की तमाम अपडेट हमको दी। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अभी हम कुछ देर पहले क्या कहा हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए, आइए वो सुन लेते हैं। अभी तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त किया है, और हम वहां एक अच्छी स्थिति में सीटें हमने जीती है। लेकिन 7-8 सीटों का अंतर अभी दिख रहा है। जब फाइनल टैली आएगी तो हमें उम्मीद है कि हम टैली को और इम्प्रूव करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि स्थानीय लीडरशिप जो रही उससे कुछ नाराजगी रही होगी? वो तो आकलन करेंगे, अभी कहने की स्थिति नहीं है। लेकिन बीजेपी से झारखंड के लोग बहुत प्यार करते हैं, 34% से ज़्यादा वोट दिया है, और कांग्रेस को 13%, उनको 13, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 14% के करीब वोट है। सरकार में काम करते हुए एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। हो सकता है कि वो वजह हो सकता है, लेकिन हम टैली में वैसा नहीं कर पाए जैसी हमारी अपेक्षा थी। और ये तो शाहनवाज हुसैन थे। और झारखंड में कांग्रेस की तरफ से जो मोर्चा संभाले हुए थे आरपीएन सिंह, उन्होंने क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। देखिए, साफ तौर से हेमंत सोरेन जी को हमने कहा था हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे और वही होंगे। So the Chief Minister is very clear of this alliance. If it is able to form the government, all eyes will also be on the governor on whether
he'll be calling the single largest party or the Spree Poll Alliance. But let's now go across to Gopal Krishna Agarwal, who's joining us from the BJP headquarters. Mr. Agarwal, there's a twist in the tale. Your Chief Minister Raghubar Das is trailing from Jamshedpur East. Saryu Roy is leading from there. What does that mean? Definitely there are issues which we need to discuss and ponder upon, because Saryu Roy was with us and he had certain differences which he did not have the patience. Party wanted him to wait, but he did not wait for the final outcome. But I think it is not yet रघुबर final. दास पीछे चल रहे There हैं, are many सरयू seats रॉय where- आगे चल रहे हैं. ये बहुत बड़ा अपसेट नहीं मानेंगे आप भाजपा के लिए झारखंड में? नहीं, ये बात काफ़ी पहले से यह चर्चा में आ रहा था. सरयू राय हमारे साथ थे, वो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे. कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे उनके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ. पर चीफ मिनिस्टर का पीछे चलना अपनी सीट से, ये कितनी बड़ी बात है? We will try and go across to Gopal Krishna Agarwal, but the news that is developing now is quite interesting. इंटरेस्टिंग है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में शायद ये झारखंड में एक इतिहास रहा है कि वहां पर जो भी मुख्यमंत्री के तौर पर जाता है चुनाव लड़ने के लिए वो हारता है. पिछली बार भी हमने देखा हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री थे लेकिन विधायक भी नहीं बन पाए. तो वहां जो भी शिबू सोरेन तो बिल्कुल वही कह रहा हूँ, 4 सीएम जो है वहां पर पिछले चुनाव में, अगर 2014 के जो पूर्व सीएम थे 2014 में 4 सीएम जो चुनाव हारे थे. तो यही सबसे बड़ी बात थी. क्या रघुवर दास ये जो एक तरह का वहां पर कह सकते हैं कि एक प्रथा है वहां पर कि भाई जो मुख्यमंत्री के रूप में जाता है वो चुनाव हार जाता है, उसको तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा. शिबू सोरेन जब एक गठबंधन सरकार के मुखिया बने थे लौट करके, तो आपको याद होगा कि उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था, उपचुनाव, और सिटिंग सीएम होते हुए अपना उपचुनाव हार गए थे. ये देश में पहली बार हुआ था. अच्छा, राजा पीटर का अनुभव हम देख चुके हैं. तो झारखंड में कई बार ऐसी चीजें हुई है जो देश में कहीं किसी चुनाव में कभी नहीं हुई. वहां पे जब सिंगल एमएलए जो है वो अपनी मुख्यमंत्री बना, दैट वाज द फर्स्ट. तो झारखंड अपने आप में 19 साल में जितनी उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां परिपाटियां बनाई हैं, अपने आप में. That highlights what you'd said earlier, Smita ji, that there is likely to be a change in Jharkhand BJP leadership. No, I stick to my yes. I stick to my right now. I stick to my analysis. I will not call it a prediction. I am not into political predicting, but I stick to my observation. But what I was saying is, if the BJP fails to come back in power there, but it is not just related to Raghuvar Das' own election. Definitely, if he loses his own seat, I should consider it end of the road for at least for some time now for him. But even if he manages finally to win his own assembly, if the BJP does not come back to power, it will not be easy going for Raghuvar Das in the organization. बड़ी बात सुनीता जी, बड़ी बात जो है वो ये, अगर मैं झारखंड के अभी अगर मान लीजिए अभी फिर ये उलट ये पलट भी सकता है जी. लेकिन अगर ये रघुवर दास अगर सरयू राय से हारते हैं तो क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज नहीं होगा? क्योंकि हम इसी तरह का ट्रेंड जो है महाराष्ट्र में बहुत से लोग कहते हैं कि जो मराठा लॉबी थी बीजेपी की, उनको टिकट में जिस तरह से उनको पीछे धकेल दिया गया, बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, बाद में लोग कह रहे थे कि अगर इस लॉबी को और मराठा के बड़ा नेताओं को अगर ठीक से प्रोजेक्ट किया होता, टिकट दी होती, तो बीजेपी 10 से 15 सीटें और जीत सकती थी. हरियाणा में यही बात, बबीता फोगाट वो हारी, और किससे हारी? जो बीजेपी के एक रेबल कैंडिडेट था जो बरसों से ग्राउंड पे काम कर रहा था, सडनली पैराशूट से कोई आया और उसको टिकट दे दी, कार्यकर्ताओं ने उसको हरा दिया. तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज है कि जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप उनको छोड़ करके अगर इस तरह से टिकट बंटवारा करोगे तो फिर कार्यकर्ता नाराज होगा, तो उसकी नाराजगी झेलनी भी पड़ेगी. अशोक जी, ये थोड़ा सा आपने एक इन डेप्थ, थोड़ा एक लार्जर प्रश्न आपने खड़ा कर दिया है. इसको किसी एक चुनाव से न देखा जाए. आप जानते हैं कि केंद्रीय स्तर पे पिछले कुछ सालों में बीजेपी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख अमित शाह जी, जो अब गृह मंत्री भी हैं, इनके रेजिम में पार्टी में बहुत सारी नई चीजें लाई गई हैं और पार्टी को काफी संगठन स्तर पर बहुत मजबूत किया गया है. लेकिन एक इसमें से चुनौती भी उभर कर सामने आई है. वो ये है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेशों का नेतृत्व, विशेष रूप से जहां पार्टी सत्ता में है, उसमें केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व का जो समीकरण है
जो इक्वेशन है उसको लेकर बहुत चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं और ये लगातार हो रही हैं। समीकरण से मेरा मतलब ये है कि प्रदेश का जो नेता है उसको आप पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो अपने प्रदेश को समझता है, उसको ये ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए कि अपने तरीके से अपना काम को अंजाम दे। लेकिन कितनी ऑटोनॉमी देनी है जिससे कि वो संगठन को अपना फिefdom ना समझ ले, संगठन को अपना राज ना समझ ले, क्योंकि पार्टी का एक ऑल इंडिया एक वृहत कल्चर है, पार्टी की एक परंपराएं है, पार्टी की एक पृष्ठभूमि है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैश हो रहा है, ठीक है, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व में। आपको क्योंकि यही सवाल जो है, अब हमारे साथ एक बार फिर से गोपाल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे ये सवाल जरूर कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी, आप पहले भी जो खबर आई थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे, मुनमुन ने सवाल उठाया था, मैं उसी के लार्जर तस्वीर की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये अकेला ट्रेंड नहीं है। अगर आज रघुवर दास पिछड़ रहे हैं तो इससे पहले महाराष्ट्र में हमने देखा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता जो है ऑफ द रिकॉर्ड साफ तौर पर कहते हैं वहां एक मराठा लॉबी थी और जिस तरह से उसको दरकिनार किया गया पूरे चुनाव में, उसके कारण कम से कम 10 से 15 सीटें बीजेपी वहां लूज करी। हरियाणा में भी यही हुआ कि वहां पर जिस तरह से कुछ नेता थे ग्राउंड पे काम करने वाले, उनको नजरअंदाज किया, पैराशूट से आए उन लोगों को टिकट दे दिया गया। इस सबका नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा, बड़ा विजुअली हम देख सकते हैं। क्या आपको लगता है ये सब चीजें पार्टी की नजर में हैं? ये राजस्थान में भी ये चीजें बिल्कुल कि किसका टिकट काटे न काटे, प्रदेश की माने या केंद्र की। जी, ये तो पॉलिटिक्स की कंपल्शन है अशोक जी की, या इस तरह के लॉबी जो करते हैं या कोई जातिगत राजनीति होती है या जातिगत इंटरेस्ट होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनको बैलेंस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जब पार्टी काफ़ी बढ़ जाती है और सत्ता के बिल्कुल पास पहुंच जाती है तो उस तरह के खींचतान चलते रहते हैं और उसी को मैनेज करके आगे चलती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक चीज़ हम सबको ध्यान में यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि हम देश के हित में सब लोग सोचते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे सोचते हैं कि जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं वह रीजनल पावर सेंटर्स या इन्फ्लुएंस ग्रुप को की राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आए। और भारतीय जनता पार्टी ने हर बार कई जगह जो आपने एग्जाम्पल दिए वहाँ पे यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे जातिगत राजनीति के जो समीकरण हैं उनको या तो तोड़ के राष्ट्रीय मुद्दों पे राजनीति की है, या उन लोगों को उन प्रेशर ग्रुप या जातिगत ग्रुप्स को नज़रअंदाज करने का पूरा प्रयास किया है। कई जगह हम सफल भी हुए हैं, कई जगह उसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए तो इससे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं ऊपर उठना ही पड़ेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पे या प्रदेश के विकास के मुद्दों पे। जहाँ पे नेशनल इलेक्शंस की बात है वहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों में सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, और भी कई तरह की विषय हैं जिनके ऊपर लोगों को वोट करना पड़ेगा और प्रदेश स्तर पे विकास So then are you blaming, लेके आगे बढ़ सकते हैं। are you blaming the polarization on the opposition camp? Are you blaming the opposition camp for trying to polarize this election? No, not only polarize, it is the politics that is being perpetuated by the opposition since independence. What happens in a democratic process is that divided majority at times benefits the consolidated minority. That's what the minority politics, the Congress and opposition was playing. And even if you now look into the examples which you gave, whether it's Karnataka, Maharashtra, and now Jharkhand also, you will find that they are these opposition parties are trying to come together without any ideology or without any plan on just okay, just Mr. Agarwal, will there be a change in Jharkhand BJP leadership? Your chief minister is trailing, the BJP state president is trailing from Chakradarpur, Lakshman Gilwa is trailing, and so is Raghubar Das. So will there be an overhaul now in the state leadership? No, definitely any result BJP does an introspection, and based on that we decide our future course. But the thing that I want to mention at this point of time is that the result is not out fully. Once the result is out, we understand what is the mandate of the people, and ultimately we also understand
that the pre-poll situations where there are strong compulsions by regional parties or smaller parties, internal compulsions, they go away once the result is out. So Mr. there Agarwal. can be changed alliances and other things. Mr. Agarwal, there's one analysis. Post-election There is scenario. one analysis, Mr. Agarwal, and that is that the BJP is responsible for its own defeat. It could not get any pre-poll ally on board. There was rebellion. Look at what Saryu Roy has done to Raghubar Das in that Jamshedpur East constituency, from where Raghubar Das had won in 2014. From the same seat, he is now trailing. The margin is less, but he's trailing as of now. 2014 नहीं 5 बार से लगातार वो चुनाव जीत रहे थे वहां से। जी बिल्कुल। उसी सीट से 5 बार से लगातार। Mr. Saryu Rai has got such support that's an introspection that we need to do. But the क्या thing is, भाजपा BJP अपनी at हार times के know खुद that there जिम्मेदार will be- है? ये मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे अग्रवाल जी। Does BJP has only itself to blame for देखिए this? भाजपा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो कंपल्शंस होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को हर वक्त पार्टी के लेवल पे पूरा नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल के डिमांड्स जो होते हैं, अब आप सरयू राय जी का ही एग्जांपल ले लें तो पार्टी कह रही थी कि आप वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, बट ही लॉस्ट पेशेंस, उनको जल्दी था। और फिर डिफरेंस तो जो उनका और चीफ मिनिस्टर का था वो तो सामने आ ही रहा था, बट पार्टी को आखिर एक स्टेप, एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। उसमें वह डिसीजन गलत भी हो सकता है, उसके परिणाम पूरी तरह से गलत अच्छे अपेक्षाकृत ना भी आए, लेकिन कई परिणाम तो ऐसे भी होते हैं कि जो अपेक्षाकृत होके भी पार्टी को उस पर आगे बढ़ना। हाँ, पर गोपाल जी जैसा आपने अभी कहा, ठीक है, इंडिविजुअल की मैं बात नहीं करता हूं, मैं ये भी नहीं कहता जो आपने कहा कि क्षेत्रीय और जातिवादी कुछ कंपल्शन जो उनसे ऊपर उठना चाहिए पार्टी को, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं कि क्षेत्रीय जो है राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वहां उठना चाहिए। लेकिन मेरा जो सवाल था वो इस संदर्भ में था, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बबीता फोगाट की जो सीट थी वो जो है बिल्कुल टेस्ट केस है। वहां जो सोमवीर थे जिन्होंने बबीता फोगाट को हराया, और बबीता फोगाट वहां तीसरे नंबर पर आई थी, वहां सोमवीर ने जीतने के बाद यही कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए पार्टी मां समान है। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या ऐसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके जब आप सीधा पैराशूट से लोग लाते हैं तो क्या उसका नुकसान तो पार्टी को हो रहा है ना, यानी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है, तो उसका कुछ परिणाम, दुष्परिणाम वो विधानसभाओं में साफ तौर पर दिखने को मिलता है। बिल्कुल होता ही है, क्योंकि देखिए अब सरयू राय का ही हम एग्जांपल ले ले, उनकी अगर कैंपेन आप देखेंगे जमशेदपुर ईस्ट में, उन्होंने हरदम कभी भी यही उनके साथ भारतीय जनता, उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और उसके साथ मैं खड़ा हूँ। तो उन्होंने इस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे बहुत इफेक्टिवली प्ले किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी मतभेद है। तो वह पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आइडियोलॉजी का और उसका सारा वह सहयोग लेते रहे और उनकी कैंपेन में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं किया। तो इन चीज़ों का इफेक्ट तो ग्राउंड लेवल पे पड़ता है। इतने साल वो रहे, इतने उम्र के और इतने साल वो कई बार इलेक्शंस वहाँ पे जीते, तो सब कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध होते हैं। लेकिन पार्टी को कई बार लार्जर इंटरेस्ट में इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होता है। पार्टी को पता होता है कि इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन गोपाल जी आपने चीजों को लेते लार्जर इंटरेस्ट में पार्टी चीजों के डिसीजन लेते हैं। आपने चलिए साफ गोई से ये बात तो स्वीकार करी। अब साफ गोई से, मैं समय कम है, आपसे चलते साफ गोई से एक बात और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार है, आर्थिक मामलों पर आपकी अच्छी पकड़ है, पार्टी के अंदर आप आर्थिक मामले जो हैं उनको देखते हैं, इसलिए ये चर्चा यहाँ पहले भी होती रही है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के बाद खास करके जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसका असर राज्यों में चुनावों में जो है साफ तौर पर देखा गया है। और शिशिर जी यहाँ बैठे हैं, वो भी आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी कहा जिस तरह से जमशेदपुर में वहां पर टाटा के कुछ प्लांट थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो नीचे गिरावट आई, उन सबका असर वहां रोजगार पे पड़ा और ये भी बड़े फैक्टर रहे जो बीजेपी को राज्यों में भारी पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकोनॉमिक पैरामीटर्स का मतलब होता है कि आम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान
नौकरी ये कितनी मिलती है। तो अभी इकोनॉमिक लेवल पे ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं, देश में भी कुछ चैलेंजेस हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में साइक्लिकल फैक्टर्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे भी कुछ चैलेंजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सरकार उन चीज़ों को ठीक करिए, लेकिन यह बिल्कुल डिनायल कोई भी नहीं कर सकता कि अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक विषय आम जनता को नीचे के स्तर पे, स्टेट पे, प्रदेश में, लोकल लेवल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जो नेशनल इलेक्शन होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है और जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वो थोड़े से लोकल मुद्दे ज़्यादा होते हैं। उसमें जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसकी पकड़ का भी महत्वपूर्ण वो रहता है। लेकिन यह बात जो चैलेंजेस के साथ हम अर्थव्यवस्था को, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफी चीजों को करेक्ट किया है, उसको जनता तक मानना चाहिए और यह ग्लोबली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। Did the BJP underestimate its rivals in Jharkhand? And that's why you did not stitch an alliance with AJSU. It cannot be said that, no, it cannot be said that we have underestimated, but those compulsions were in front of us and those challenges were in front of us, and this was the correct way out. But still, if the mandate of the people is there, which is not are you still in the reckoning fully to the BJP, is the game on? Are you still in the reckoning? No, it's game on because we had, for our associates have fought this election separately, but still there are certain issues. We had a strong government with JVM and the other AJSU. They will you form the government again, is what I'm asking you. At the ground reality after the, definitely BJP fights elections for winning elections and forming government. We will try our best to form government after the post-poll alliance. Whatever is the ground reality, let it be clear, then we will look into, because many of the compulsions of the free elections just go away after the results are out. Right. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बड़ी साफगोई से कुछ चीज़ें स्वीकार करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है वो मैसेजिंग भी एक तरह से। शिशिर जी, कुछ चीज़ें बड़ी साफगोई से स्वीकारी उन्होंने, गोपाल जी ने, क्या पढ़ पा रहे हैं उनकी बात? नहीं, बिल्कुल, मैं वही जो बात कह रहा था कि स्थानीय मुद्दे पर, स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से बेरोजगारी और जो प्लांट बंदी हुई है, उसका असर आपने हरियाणा में भी कुछ एरियाज में देखा गया था जहां पर मैसिव लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला था, और वो चीज़ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थानीय स्तर पर आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान या रोजगार की बात हो, वो आपके मतदाता के मन को प्रभावित करते हैं। अगर आप इसे इनकार करते हैं तो शायद ये बिल्कुल मुझे लगता है गलत होगा, और अब आप इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी जो आर्थिक सुस्ती है वो राजनीतिक डिस्कोर्स को भी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है। हमें उसके हिसाब से अपनी सोच और रणनीति बदलनी होगी। एक और मुद्दा, जो राजनीतिक मुद्दे जो उन्होंने स्वीकारोक्ति की, स्मिता, पॉलिटिकल इशू पे उन्होंने माना कि पॉलिटिकल इशू, उन्होंने कहा सरयू राय, बाकायदा उन्होंने सरयू राय के संदर्भ में कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आइडियोलॉजी, उन सब चीजों पर जुड़े हुए थे। बार बार अग्रवाल जी ये कह रहे थे कि चलिए ऐसा हो जाता है, हो जाता है। कंपल्सन वर्ड उन्होंने यूज किया। ये स्पष्ट है कि वो बहुत गहराई में, डिटेल में नहीं जाना चाह रहे थे ब्यौरे में, लेकिन वो ये तो मान रहे थे कि चूक हो गई है। समय रहते इन स्थितियों को देखिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप हटा तो नहीं सकते चुनाव से पहले, ये तो तय है। राजस्थान में इसी उधेड़-बुन में, इसी असमंजस में बीजेपी वसुंधरा राजे को लेकर अंततः चुनाव में गई और सरकार चली गई। हालांकि उन्होंने अच्छा मेकअप किया, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। तो ये तो अंत समय में तो कोई अंत समय में अब आप अपने घोड़े को वापस नहीं खींच सकते, इससे आपको दौड़ाना ही पड़ता है, वो तो बहुत ही उल्टा पड़ेगा। लेकिन मैसेज इसमें ये जरूर समझ आता है कि यानी कुछ जो इरिटेंट्स हैं, कुछ जो परेशानियां हैं, कुछ जो गड़बड़ियां हैं, उनको समय रहते ठीक करना ठीक रहता है। जैसे आपने गौर किया कि बीजेपी, मैं नहीं मानती कि अपने आप में एलजेपी या जेडीयू या कोई भी झारखंड में कोई बहुत बड़ा फोर्स है, वहां की राजनीति थोड़ी अलग है, लेकिन कम से कम ये तो तय है कि दलित समाज भी झारखंड में काफी महत्वपूर्ण है, और बिहार से सटे इलाके जो हैं उसमें बिहार
बेस वाली जो पार्टियां हैं आरजेडी जेडीयू, उनका अपना प्रभाव भी है। जो कांग्रेस गठबंधन है उसको आरजेडी के कम से कम कुछ सीटों का लाभ तो अब मिलेगा ना आंकड़ों में। तो मेरा ये कहना है कि कोई छोटा एलआई भी जो होता है वो कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। और जब छोटी विधानसभा की लड़ाई होती है तो कोई थोड़ा भी कुछ लेकर आता है तो वो अंतिम चुनावों जो नतीजे हैं उसको प्रभावित कर सकता है। 1-2 सीटों से अंतर हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम जातिगत आधार से देखें तो वो कुछ विशेष जाति वर्ग का वोट जोड़ सकता है। अगर आप जातिगत न देखें, अन्य आधार पर भी देखें तो कुछ तो उसका अपना एक सपोर्ट बेस होगा। तो सब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो ये जो एलआई छिटक गए और केंद्र में सब सत्ता में भागीदार है, एनडीए के भागीदार हैं, लेकिन वहां चुनाव अलग लड़े, तो इनको अगर समय रहते इनसे बातचीत की जा सकती थी। अब इसमें मैं 2 संकेत देखती हूँ। पहला संकेत मैं ये देखती हूँ कि बीजेपी समझ नहीं पाई कि कितना डैमेज होगा। दूसरा संकेत मैं ये देखती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चलो भाई इस बार तो हार ही रहे हैं, लेकिन आइंदा के लिए अपने आप को अकेले के लिए धीरे धीरे अपने प्रदेश में तैयार करो। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे महाराष्ट्र, अशोक जी एक सम टोटल के तौर पर कहना चाहूंगी, सारा जो विश्लेषण है, सारी एनालिसिस अपनी जगह है, लेकिन ये भी साथ में लेकर चलना चाहिए कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, भले सत्ता में न लौटे दोनों में, लेकिन इन दोनों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ा दल है, यानी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के हैं। तो इसीलिए मैं इसको ये कुछ समय में ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी किस रणनीति पे चीजों को देख के तैयार कर रही है। And another development that has happened now is that Hemant Soren is now leading from both Dumka and Barhet. So perhaps some more reason for the JMM Plus to celebrate. And as far as the BJP is concerned, it's though putting up a brave face and saying that it's very much in the reckoning. But it seems that the numbers are at this moment not so much in favor of BJP as they are with the opposition alliance. But you never really say it's over until it's over. So we'll keep you updated on all the trends and analysis. We'll take a break at this point in time. A new panel will join you. जी आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है और ये गेम जो है, वो जो खेल है, जो किसको कहते हैं क्रिकेट की तरह रोमांचक हो चुका है। 2020 जो है ये कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए आप लगातार बने रहिए। लेकिन मुझे और मुनमुन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।